ठीक है, तो लास्ट क्लासेस का कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज आरएलसी एसी सर्किट है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि हमें एसी सर्किट में करंट पता लगाना है और हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता लगाना है। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी साइनसॉइडल क्वांटिटीज होंगी, तो चाहे करंट के लिए या इन एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज के लिए हमें पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फेज कैलकुलेट करना है। तो आरएलसी सर्किट में करंट कैलकुलेट करने की फाइनल स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि अगर करंट पता चल जाएगा तो हर एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू भी पता चल जाएगी एट एनी टाइम टी। फाइनल स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी किसी भी आरएलसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये मान लो ये कोई भी ऐसे आरएलसी सर्किट गिवन है, उसमें आर की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू, एक्ससी की वैल्यू हमें पता है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस रिएक्टेंसेस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो रिएक्टेंस है ना, वो अलग अलग चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम ओमेगा की वैल्यू बहुत कम रखेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा और लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ओवरऑल नेट रिएक्टेंस और नेट इम्पीडेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगी। ठीक, वो डिपेंड करेगी, मतलब आर एल सी की वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी डिसाइड करेगी कि हमारे आर एल सी ए सी सर्किट में इम्पीडेंस कितना है, और अकॉर्डिंगली करंट का एम्पलीट्यूड वैरी करेगा। एनीवे, तो सॉल्व करने की फाइनल स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी कि हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें कोई भी आरएलसी सर्किट होगा उसको देख करके इमीडिएटली इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमें दो चीजें पता चलती, एक तो इम्पीडेंस की वैल्यू पता चलती है और इम्पीडेंस का फेज पता चलता है। और एक्चुअली जो इम्पीडेंस का फेज है वो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज है। ठीक है, तो तुम्हें करंट का फेज पता चल जाता है और इम्पीडेंस पता चलने से करंट की पीक वैल्यू पता चल जाती है, यानी करंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम कंप्लीट आरएलसी सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं और ओम्स लॉ अप्लाई करके लिखते हैं कि पीक वोल्टेज इक्वल्स पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय इम्पीडेंस ऑफ द एसी सर्किट। कहाँ से पता किया? इस ट्रायंगल से। फेज क्या होगा, तो फेज हमें पता चल चुका, यहाँ से फेज भी पता चल चुका है। अब मान लो हमारे एसी सर्किट में एक्चुअली वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ इसी तरह से। ठीक है, इनिशियल फेज हमारे वोल्टेज का 0 है, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें यहाँ पर लिखना होगा, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी पता है? करंट की पीक वैल्यू जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, साइन ओमेगा टी, साइनसॉइडल क्वांटिटी है तो साइन ओमेगा टी तो आएगा ही। ये ओमेगा वही फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, करंट का फेज क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा है, तो जो वोल्टेज है ना, हमेशा इम्पीडेंस वोल्टेज के अलॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस करंट के अलॉन्ग होती है। तो वोल्टेज जो है वो करंट से फाई एंगल लीड कर रहा है। मतलब करंट क्या कर रहा है, करंट वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है, लैग कर रहा है। तो हम करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे कुछ ऐसे। हर टाइम में हमें करंट की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, करंट का इनिशियल फेज -5 है अगर अगर वोल्टेज का 0 है। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेजेस की वैल्यू, तो ओम्स लॉ से हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेजेस की पीक वैल्यू भी निकाल लेंगे। और इस फेजर डायग्राम को देख करके हर एक एलिमेंट के अक्रॉस
वोल्टेज के लिए इनिशियल फेज भी निकाल लेंगे, क्योंकि करंट का तो फेज पता चल गया। अब करंट से इंडक्टर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज और रेजिस्टर वोल्टेज कितना आगे है कितना पीछे है, वो हम इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को देख करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, ताकि एक बार कम से कम हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये हमारा एसी सर्किट है, ठीक है, और इस एसी सर्किट में लेट अस से ये एसी सर्किट जो है ना, इसमें दो एलिमेंट है, ठीक है। ये कैपेसिटिव एलिमेंट ले लेता हूँ, चलो यही रहेगा। ऐसे ही कुछ हमारे सर्किट में इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है, ये बताओ कि इस सर्किट को सॉल्व करना है, इसमें करंट की वैल्यू पता लगानी है। कुछ भी पूछी जा सकती है, कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछी जा सकती है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जा सकता है, और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि लेटेस्ट से कई बार वोल्टेज ना ऐसे नहीं लिखा जाए, वोल्टेज की वैल्यू यूं लिखी जाएगी, वी नॉट 50 वोल्ट और एंगल 30 डिग्री या 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से भी हम किसी भी साइनसॉइडल क्वांटिटी को लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कुछ फिक्स होगी, और ये वाली जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक। अगर इस तरह से वोल्टेज की वैल्यू गिवन है तो ठीक, आरएमएस वैल्यू और फेज के फॉर्म में ये वोल्टेज की फेज दी हुई होती है, ठीक है। एनीवे हम आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में नहीं, लेटेस्ट से हमारे पास 100 वोल्ट की पीक वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 100 साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं ना कि हमेशा वोल्टेज को 0 फेज में क्यों लें। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल फेज ऑफ सोर्स वोल्टेज इज 90 डिग्री, ठीक है। इनिशियल फेज सोर्स वोल्टेज का है 90 डिग्री, वो कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता लगाना है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता लगाना है, ठीक है। और क्या क्या चीजें गिवन है, आर की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 400 ओम, ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू दी गई है 300 ओम, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है, जैसे ही आरएलसी सर्किट में मिला, तुम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करके सबसे पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल कंप्लीट करो, ठीक है। तो हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, तो ये 4 यूनिट का रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 400 है, और यहाँ पे यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से 90 डिग्री आगे होता है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा 300 यूनिट। तो ये है एक्सएल, ठीक है। एक्सएल एक्सी बना लिया। अब एक्सी 0 है, तो नेट इम्पीडेंस की वैल्यू इनकी वजह से कितनी आ जाएगी, ये वैसे एक्सी की वैल्यू है, एक्सएल की वैल्यू है 300, तो हम बोलेंगे ये वैल्यू आ गई 500 हो, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई 500 हो, ठीक है। और ये एंगल की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, पाई की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। इम्पीडेंस ट्रायंगल कंप्लीट किया, अब सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, करंट की पीक वैल्यू निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे ओम्स लॉ, वी नॉट इक्वल्स आई नॉट टाइम्स इम्पीडेंस, ठीक है।
तो करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन इम्पीडेंस 500, ये वैल्यू आ रही है 0.2 एम्पीयर। ठीक है, करंट की पीक वैल्यू पता चल गई। करंट का फेज कितना है, तो फेज तो कैलकुलेट कर लिया, फेज ये वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू पता चल गई, वो 37 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखेंगे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, वोल्टेज एक मिनट सॉरी, साइन ओमेगा टी, तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट 37 डिग्री लैग कर रहा है, तो हमें पहले वोल्टेज का फेज देखना पड़ेगा। तो वोल्टेज को हम लिखेंगे ना, वो है वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज का इनिशियल फेज ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक, ये वैसे रेडियन में लिखना होगा, मैं समझाने के लिए डिग्री में लिख रहा हूँ। तो प्रॉपर्ली लिखेंगे तो इसको यहीं पे पाई अपॉन 180 डिग्री लिखेंगे, ये 90 पाई बाई 2 होगा। तो वोल्टेज का फेज 90 डिग्री है, तो करंट का जो फेज होगा वो 37 डिग्री पीछे, यानी कि 90 माइनस 37 प्लस 53 डिग्री, ये करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, और ये वैल्यू लिखेंगे 0.2 साइन ओमेगा की वैल्यू जो भी गिवन है प्लस 53 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। ऑफ कोर्स इसको तुम्हें रेडियन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और करंट की वैल्यू पता चल गई, तो रेजिस्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए दोनों चीजें निकालनी पड़ती है, पीक वैल्यू और फेज। तो पीक वैल्यू निकालते हैं और फेज तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि करंट हमें कंप्लीटली पता चल गया। करंट के रिस्पेक्ट में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितने एंगल पर होते हैं वो हमें पता है। करंट की वैल्यू पता चल गई तो हमें फेज पता चल गया है, मतलब करंट का फेज पता है तो वोल्टेजेस का भी रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस फेज पता है। वोल्टेजेस की पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वी आर की वैल्यू लिखेंगे ओम्स लॉ से। पीक वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टर के अक्रॉस वो आई नॉट है टाइम्स रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.2 टाइम्स आर विच इज 80। ये 80 वोल्ट। ठीक है, और उसी तरह से इंडक्टर के अक्रॉस पीक वैल्यू आई नॉट टाइम्स एक्सएल, और ये वैल्यू आ रही है 60 वोल्ट सॉरी। ठीक है, तो पीक वैल्यू पता चलिए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो वो भी लिख देते हैं। बताओ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी, तो आएगा फेज क्या होगा, तो हम बोलेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फेज वही होता है जो करंट का फेज होता है। करंट इनिशियल फेज 53 डिग्री है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का भी इनिशियल फेज 53 डिग्री। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीक वैल्यू 60 है, साइन ओमेगा टी तो रहेगा ही, फेज क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तुम एक काम क्या करना कि जब भी ये ट्रायंगल ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे ऐसे लिख भी लेना, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब इम्पीडेंस की जो डायरेक्शन है वोल्टेज की डायरेक्शन होती है, और रेजिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो करंट फेजर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो करंट के लिए हमें सारी चीजें पता है, करंट का फेज हमें पता है, तो हमें इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज फेजर है वो कितने फेज पर होगा वो भी बता सकते हैं कि 90 डिग्री आगे करंट से। तो करंट 53 डिग्री पर है, प्लस 90 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 143 डिग्री। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, फॉर voltage and voltages across resistor and inductor at any time t। ठीक है, अब इनको प्लॉट करने को भी कहा जा सकता है, तुम चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो। अगर तुमसे कहा जाए इंडक्टर और
कैपेसिटर वोल्टेजेस को प्लॉट करो, तो इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट कर दोगे। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे 90 डिग्री आगे होगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। मैंने इसमें तुम्हें कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि ये तो पता चल गया कि इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस की पीक वैल्यूज कितनी कितनी है, और ये भी पता चल गया कि किसी भी टी टाइम पे इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस की वैल्यू कितनी कितनी होंगी। ठीक है, ये इसकी पीक वैल्यू 100 है सोर्स के अक्रॉस, ये पीक वैल्यू आई है कितनी है ये पीक वैल्यू, ये 80 है और इसके अक्रॉस 60 है। ठीक है, ये पीक वैल्यूज है। ठीक है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ऑब्वियसली आर की वैल्यू -80 +80 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, इंडक्टर की अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू -60 +60 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, और टोटल वोल्टेज +100 -100 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे कि जब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 80 होगा तो उस टाइम में इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा और सोर्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा। तो वो तुम पता लगाना, ठीक है, ये तुम्हें खुद से करना है। अगर रेजिस्टर के अक्रॉस 80 वोल्ट है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना वो रेजिस्टर से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो रेजिस्टर अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और टोटल वोल्टेज इस टाइम में सोर्स के अक्रॉस 80 वोल्ट आ रहा होगा। कैसे पता किया? मैंने बोला कि इनके फेजर्स देख करके। रेजिस्टर के अक्रॉस जो फेजर होता है वो करंट के अलॉन्ग होता है। ठीक है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो फेजर होता है वो आ, वो 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, करंट से 90 डिग्री आगे होता है। ये फेजर्स है, वोल्टेज फेजर्स है। तो ये किसी भी जनरल टी टाइम इंस्टेंट पे है और ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। जिस टाइम पे जिस टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम में वोल्टेज फेजर कुछ यहाँ पर आ गया होगा, और उस टाइम में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर यहाँ पर आ गया होगा। ये तो तुम देख सकते हो, तुम्हें पता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हमें वोल्टेज की निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फेजर, तो वो फेजर का वाई कंपोनेंट होता है। तो अगर रेजिस्टर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 80 वोल्ट है, मतलब रेजिस्टर के रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर वो यहाँ पर आ गया, 90 डिग्री पर आ गया। ठीक है, तो उस टाइम में इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज फेजर है ना 180 पर आ गया, इसका वाई कॉम्पोनेंट 0, तो इस टाइम में जो नेट वोल्टेज होगी वो 80 होगी। ठीक है, और बोला जा रहा है कि उस टाइम में जब इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम है तो उस टाइम में रेजिस्टर के अक्रॉस 0 हो जाएगा। मान लो ये वाली सिचुएशन है, रेजिस्टर 0 डिग्री पर है। ठीक है, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 डिग्री पर है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 90 डिग्री पर होगा। तो 90 डिग्री पर वोल्टेज फेजर होने का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पर 60 होगी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे 0 होगी, और उस टाइम में सोर्स के अक्रॉस 60 होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये दोनों रोटेट कर रहे हैं ना, जैसे जैसे ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, तुम थोड़ा गेस कर सकते हो कि जैसे जैसे ये दोनों रोटेट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में इस टाइम इंस्टेंट पे सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 60 वोल्ट। थोड़े टाइम के बाद ये रेजिस्टर कुछ यहाँ आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और इंडक्टर कुछ यहाँ चला जाएगा। तो नेट वोल्टेज की वैल्यू जो होगी, नेट वोल्टेज की वैल्यू होगी कुछ रेजिस्टर के वोल्टेज का भी पार्ट आएगा यहाँ पर, और इंडक्टर के वोल्टेज का भी पार्ट आएगा, फिर रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। ठीक है, वो सोर्स के अक्रॉस होगा। तो वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे चेंज करेगी, और धीरे धीरे रोटेट करते 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 जब 90 डिग्री से रोटेट कर जाएंगे, तो उस टाइम में रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 80 हो गया है। ठीक है, और इंडक्टर के अक्रॉस 0 हो गया है, तो नेट वोल्टेज 80 हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, तुम्हें बताना है कि जिस टाइम इंस्टेंट पे ये पीक वैल्यू है इसकी 100 वोल्ट, तो जिस टाइम में 100 वोल्ट आ रहा है, जिस टाइम में 100 वोल्ट आ रहा है सोर्स के अक्रॉस, उस टाइम में रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस कितने कितने हैं, गेस कर सकते हो? फेजर की हेल्प लेंगे।
तो हम साथ साथ ना यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर भी बना ही देते हैं। ये सोर्स वोल्टेज फेजर है। तो सोर्स वोल्टेज फेजर कब मैक्सिमम होगा पता है? जब सोर्स वोल्टेज फेजर 90 डिग्री पर चला जाएगा। ठीक है, तो तुम रोटेट करोगे, ये सोर्स वोल्टेज फेजर 90 डिग्री पर आ जाएगा ना, इसके बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर 90 डिग्री पर आएगा, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पर आएगा तुम्हें सोचना है। जिस टाइम पे सोर्स वोल्टेज फेजर 90 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर आ गया। ठीक है, इस टाइम में सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है। ठीक है, तो उस टाइम इंस्टेंट पर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टर कुछ ऐसे होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कुछ ऐसे। ये तीनों कंटिन्यूअसली ओमेगा से ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक है, जिस टाइम इंस्टेंट पे ये रिजल्टेंट 90 डिग्री पर आएगा ना, उसी टाइम पे सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट होगा। तो उस टाइम में रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा, इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, वो हम बता सकते हैं अगर हमें रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर की पोजीशन पता चल जाए। और वो पता है क्योंकि ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है, और ये सारी वैल्यूज भी हमें पता है। ये तो 100 है, और ये 80 है, और ये 60 है। ठीक है, तो इन दोनों के रेजिस्टर और रेजिस्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो रेजिस्टर वोल्टेज फेजर का वाई कंपोनेंट देखना पड़ेगा, और इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फेजर का वाई कंपोनेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ कितना कितना आ रहा है। हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 80 cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो ये वैल्यू कितनी है, 4/5, ये वैल्यू आ रही 64। ठीक है, और उसी तरह से VL इंस्टेंटेनियस, ठीक है, when voltage across source is 100 volt, तो इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वैल्यू आ रही है, वो 60 cos 53 डिग्री, 3/5, 5, 12, 36 वोल्ट। देख सकते हो उस इंस्टेंट पे ना इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेजेस कितने कितने होंगे पता है। रेजिस्टर के अक्रॉस इस टाइम में वोल्टेज हो गया होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 64 वोल्ट, और इस टाइम में इंडक्टर के अक्रॉस 36 वोल्ट है। ठीक है, इसके एक इंस्टेंट बाद रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, 64 से 65, 66 होगी। उसके एक इंस्टेंट बाद इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी, 36 है तो वो 35, 34 होगी। और जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ना, वो भी 100 से उसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, 99, 98, इस तरह से। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा फेमिलियर हो जाओ कि इन एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेजेस जैसे तुम डीसी सर्किट में समझो वैसा नहीं है। वोल्टेजेस की वैल्यू कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रही है। किसी भी इंस्टेंट पे हम बोल सकते हैं कि टोटल वोल्टेजेस का सम सोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये सारी क्वांटिटी साइनसॉइडल है। ठीक है, और ओवरऑल हम बोलेंगे कि इन तीनों के अक्रॉस साइनसॉइडल वोल्टेजेस का सम सोर्स के अक्रॉस साइनसॉइडल वोल्टेज के इक्वल होगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज फेजर का सम सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज फेजर के इक्वल होगा। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसकी बस प्रैक्टिस कर लोगे तो सॉल्व कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठता है पावर इन एसी सर्किट्स, सर्किट एनर्जेटिक्स। ठीक है, डीसी सर्किट्स के लिए तुम्हें याद दिला दूं कि डीसी सर्किट के लिए हमारे पास ये बैटरी सोर्स है, और
और यहाँ पे रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टर एलिमेंट है, ये वोल्टेज है, ठीक है। हम बोलते हैं कि बैटरी रेजिस्टर के अक्रॉस कंटिन्यूअसली करंट ड्राइव कर रही है, डीसी करंट ड्राइव कर रही है। तो करंट ड्राइव करने का मतलब कंटिन्यूअसली ये बैटरी हमारे सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक। किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रही है वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं वी आई के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा कि इसमें वर्क डन निकाला था बैटरी की वजह से, वो चार्ज सप्लाई, और कितने चार्ज को हमें लोअर से हायर ले जाना पड़ता है, यही तो बैटरी का नेटवर्क है। तो आई की वैल्यू डी क्यू की वैल्यू आई डी टी होती थी, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ऐसा पता चलता था। बैटरी कंटिन्यूअसली चार्जेस को सप्लाई कर रही है, तो बैटरी कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, तो बैटरी के लिए हमें पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो वैल्यू आती है वी आई के इक्वल, जहां पर वी इज द वोल्टेज अक्रॉस सोर्स, आई इज द करंट अलोंग अक्रॉस द सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू डीसी सर्किट्स के लिए फिक्स होती थी। तो डीसी सर्किट्स में हमारा जो सोर्स है वो कांस्टेंट रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा होता था रेजिस्टर को, ठीक है। ठीक है, अब एसी सर्किट्स में आ जाते हैं, और आसानी के लिए एसी सर्किट में भी एक काम करते हैं कि पहले हम हर एक एलिमेंट के लिए पावर डिलीवर्ड, पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीसी सर्किट्स के लिए किया था। तो सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टर सर्किट, ठीक है। डीसी के रिजल्ट्स याद है ना, सोर्स की वजह से पावर डिलीवर्ड की वैल्यू लिखते थे वी आई, सोर्स के पास वोल्टेज करंट है, सोर्स के पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर के टाइम उसमें सोर्स के अक्रॉस पावर डिलीवर्ड नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोई भी सोर्स है तो उसकी वजह से पावर डिलीवर्ड हम हमेशा लिखते हैं वी आई के इक्वल। इसी रेट से हमारा सोर्स सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रहा है। अलग से रेजिस्टर के अक्रॉस हमने कैलकुलेट किया था कि पावर डिसिपेटेड की वैल्यू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, ये वी आई के इक्वल होगी। रेजिस्टर के लिए हमने कैलकुलेट किया था, रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी कंटिन्यूअसली हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली वो जैसा लोड है उस पर डिपेंड करेगा कुछ एनर्जी हो सकता है कि दूसरे फॉर्म में भी, साउंड और लाइट के फॉर्म में भी डिसिपेट हो ठीक है। तो टोटल पावर डिसिपेटेड रेजिस्टर के अक्रॉस की वैल्यू आती थी आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाई आर, या वी आई। इसमें वी और आई रिप्रेजेंट करते थे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या करंट। आर तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है ही। एसी सर्किट, ठीक है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टर को, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसी सोर्स लेटेस्ट से कुछ इस तरह का है, ठीक है। एसी सोर्स हमारा कुछ इस तरह का है, ये इसकी रेजिस्टेंस लेटेस्ट से आर है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इस एसी सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ फिक्स नहीं है, टाइम के साथ वो वैरी कर रही है। वो वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल, ठीक है। हमें पता चलता है कि इस एसी सोर्स के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है, अगर सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड है तो करंट की वैल्यू भी टाइम के साथ वैरी कर रही है, और वो हमने कैलकुलेट किया है एसी सर्किट को सॉल्व करके। पहले पीक वैल्यू के लिए ओम्स लॉ अप्लाई किया, वी नॉट इक्वल आई नॉट आर, पीक वैल्यू की वैल्यू आई नॉट की वैल्यू पता चल गई, और फेजर डायग्राम से पता चला कि रेजिस्टर के लिए ऐसा होता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। तो करंट की जो वैल्यू है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसी है, ठीक है, दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड की वैल्यू निकालते हैं, तो हम देख सकते हैं किसी भी मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है, कभी कभी जीरो भी है, कभी नेगेटिव। लाइक वाइज सोर्स से जो करंट ड्राइव हो रहा है वो भी अलग अलग टाइम में अलग अलग है। तो अगर किसी टाइम पर पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स कैलकुलेट करेंगे वो भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही आएगा, ठीक है। वो भी
अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। मतलब कि हमारा जो एसी सोर्स है ना, वो सर्किट में कांस्टेंट रेट से एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है। किसी टाइम में फास्ट एनर्जी सप्लाई कर, किसी टाइम में स्लो एनर्जी सप्लाई कर, किसी मोमेंट पे हो सकता है कि जीरो एनर्जी सप्लाई कर रहा हो पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो किसी भी जनरल टी टाइम में पावर डिलीवर्ड की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट आई नॉट। ठीक है, वो वैल्यू होगी पावर सप्लाइड बाय द एसी सोर्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वैल्यू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो पावर सप्लाइड बाय द एसी सोर्स इनटू रेजिस्टर एलिमेंट, ये टाइम के साथ वैरी करती है और वो साइन स्क्वायर की तरह वैरी करती है। तो साइन स्क्वायर का जो ग्राफ है वो तुम्हें पता है। ठीक है, साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है वो तुम्हें पता है, कुछ इस तरह से होता है, इसकी वैल्यू कुछ यूं होती है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है। मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया। ठीक है, मैं पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट कर रहा हूँ। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो ये फुल टाइम होगा, ये हाफ टाइम होगा। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता, और साइन स्क्वायर का ऐसा आ रहा है। इसकी पीक वैल्यू कितनी है, पावर की पीक वैल्यू, ये वैल्यू है वी नॉट आई नॉट की ऊपर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस रेजिस्टर एलिमेंट के अक्रॉस एसी सोर्स कनेक्ट करने के बाद जो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, सेम लॉजिक यूज करेंगे, जो भी एनर्जी हमारा सोर्स सप्लाई कर रहा है वो सारी एनर्जी, रेजिस्टर एनर्जी स्टोर तो नहीं करता है, तो जो भी एनर्जी सप्लाई हो रही है वो कहाँ जा रही है, वो रेजिस्टर के पास डिसिपेट हो रही है दूसरे फॉर्म में, ये मोस्टली हीट में। तो कितनी एनर्जी हमारे रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है, वो उतनी हो रही है जितनी की सप्लाई हो रही है, वो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हम बोलते हैं क्योंकि एनर्जी, क्योंकि क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस जो एनर्जी डिसिपेटेड है वो टाइम के साथ, ठीक है, वो टाइम के साथ, ठीक है, वैरी कर रही है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, तो हम पावर की एवरेज वैल्यू बताते हैं। ठीक है, हम इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में किस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, हम इंटरेस्टेड है कि ओवरऑल ये रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के अक्रॉस एवरेज कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। ठीक है, एवरेज कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, कि इसकी एवरेज वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी, तुम गेस कर सकते हो। ठीक, साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू तुम्हें पता है, तो हम बोलेंगे पावर डिसिपेटेड की एवरेज वैल्यू होगी अक्रॉस रेजिस्टर, ये वी नॉट आई नॉट तो वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, एवरेजिंग पे बहुत टाइम स्पेंड किया है तो तुम्हें पता होगा, ये वैल्यू हुई वी नॉट आई नॉट बाई 2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे वी नॉट क्या है, वी नॉट है वोल्टेज की पीक वैल्यू अक्रॉस रेजिस्टर, आई नॉट क्या है, वो है करंट की पीक वैल्यू अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, तो हम पीक वैल्यूज देख करके पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर की वैल्यू कंप्लीटली बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुकते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पावर डिसिपेटेड का जो एक्सप्रेशन आया ना थोड़ा अलग है, जो कि डीसी सर्किट में हमारा आता था उससे, तो हम लोग इंटेंशनली इसको क्या करते हैं ना, इसको लिखते हैं वी नॉट बाई रूट टू, टू को ना रूट टू दोनों के साथ लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो एवरेज पावर डिसिपेटेड का जो एक्सप्रेशन आता है एसी सोर्सेस के लिए, ठीक है, अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, वो वैल्यू वैसी आती है जैसे कि डीसी सर्किट्स के लिए आती है। इसको बस तुम्हें पीक वैल्यू की जगह उस एसी सोर्स की आरएमएस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, आई आरएमएस। ठीक है, और यही वैल्यू इक्वल होगी वी आरएमएस स्क्वायर अपॉन आर की इक्वल। अरे क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट रिलेटेड है,
ठीक है, वो ओम्स लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और पॉइंट बता देता हूँ कि अभी तक हम लोग रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लिख रहे थे, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इक्वल्स पीक वैल्यू ऑफ करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ये लिखते थे ना। लेकिन दोनों साइड √2 से डिवाइड करो तो हम सेम रिलेशनशिप, सेम ओम्स लॉ होल्ड करेगा आरएमएस वैल्यूज के लिए भी। मतलब कि अगर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू गिवन है तो हम करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। और अगर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की आरएमएस वैल्यू गिवन है तो ओम्स लॉ से वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू रेजिस्टर एलिमेंट के अक्रॉस क्या होगी वो इस ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार आई आर एम एस को ई आर एम एस अपॉन आर लिखेंगे तो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू आएगी रेजिस्टर के अक्रॉस वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, एंड लाइक वाइज आई आर एम एस स्क्वायर, वोल्टेज को अगर करंट के टर्म्स में लिखेंगे स्क्वायर आर। ठीक, इससे पता चलता है कि एसी सोर्सेज के अक्रॉस भी पावर डिसिपेटेड की वैल्यू रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैसे ही लिखेंगे जैसे डीसी सोर्स के लिए लिखते थे। बस एसी सोर्स में तुम्हें जो डीसी सोर्स में तो वोल्टेज एक ही वैल्यू होती थी, लेकिन एसी सोर्स में तुम्हें वोल्टेज की जगह आरएमएस वोल्टेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा, ठीक है, अब तुम्हें पता चल रहा होगा ये सब एवरेज वैल्यूज है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो वैरी कर रही है टाइम के साथ, और हम पावर की एवरेज वैल्यू में इंटरेस्टेड है कि ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रही है वैल्यू। ठीक है, तो हम इंटरेस्टेड है कि एवरेज कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है रेजिस्टर के अक्रॉस, वो आई आर एम एस स्क्वायर आर के इक्वल होगी या वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल। ठीक, अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग एसी सोर्सेज के लिए ज्यादातर आरएमएस वैल्यू बताना प्रेफर करते हैं। तो जो हमारे पास हाउस होल्ड सप्लाई है वहां पे जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 220 वोल्ट होती है, पीक वैल्यू नहीं होती। पीक वैल्यू तो 315 वोल्ट के आसपास आती है, इसका √2 टाइम्स। ठीक है, आरएमएस वैल्यू होती है 220 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू से पता चलता है ये वही वोल्ट है, ये वही वोल्टेज है एसी सोर्स के लिए, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे बल्ब में, ठीक है, उतनी एनर्जी डिसिपेट होगी जितनी की 220 वोल्ट का डीसी सोर्स कनेक्ट करने पर एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है, क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है? तो इसकी रेटिंग लिखी रहती है ना, 220 वोल्ट के अक्रॉस ये 100 वॉट का बल्ब है, तो 220 वोल्ट या तो डीसी लगा करके देखो 100 वॉट डिसिपेट होगा, या तो 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू का एसी सोर्स लगा करके देखो। ठीक है, तो हम कंपेयर करने के लिए एक तरह से एसी सोर्सेज के लिए आरएमएस वैल्यू बताते हैं। अगर मान लो हम बोलेंगे 315 वोल्ट का 315 वोल्ट की पीक वैल्यू है, ठीक, एसी सोर्स की, ठीक है, और 315 वोल्ट का डीसी सोर्स लेंगे तो ये दोनों अलग अलग नहीं है ना, इसमें ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी क्योंकि हमेशा 315 और एसी सोर्स है अगर, तो एसी सोर्स की वैल्यू ये तो पीक वैल्यू, उसके अलावा हमेशा 315 से कम वैल्यू रह रही है। तो डीसी का इक्विवेलेंट अगर तुम्हें एसी सोर्स लगाना है कि सेम एनर्जी डिसिपेट हो, तो तुम्हें ऐसा एसी सोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी आरएमएस वैल्यू डीसी के इक्वल हो जाए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस भी पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर एलिमेंट लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और इस एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है, इंडक्टर एलिमेंट है, इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू हम निकालते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट की वैल्यू पता चलती है कितनी आ रही है, पीक वैल्यू तो हम ओम्स लॉ से निकालते हैं वी नॉट अपॉन एक्सएल, और ये वैल्यू होती है आई नॉट टाइम्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, पावर डिसिपेटेड की वैल्यू निकालते हैं, पावर डिसिपेटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम में अलग रेट से एसी सोर्स सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, वो वैल्यू कितनी आती है, वो वो वैल्यू आती है, अच्छा ये माइनस आता है ना इंडक्टर के क्रॉस, सॉरी,
90 डिग्री लैग करता है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। कैपेसिटर में कॉस फंक्शन आता है, तो वैल्यू आती है वी नॉट आई नॉट, ठीक है, माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इसको आइडेंटिटी यूज करके ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, और ये जो साइन ओमेगा टी है कॉस ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करा, ठीक है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू, पावर सप्लाइड की वैल्यू आ रही है, ठीक है, फ्रॉम द एसी सोर्स, वो साइनसॉइडली वैरी कर रही है, वो साइन स्क्वायर से नहीं वैरी कर रही है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर से नहीं वैरी कर रही है, पावर की वैल्यू साइनसॉइडली वैरी कर रही है, ठीक है। तो अगर हम पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करेंगे फॉर इंडक्टर सर्किट्स, तो उस केस में क्या होगा पता है, शेप कैसी आएगी पता है, उसके लिए वोल्टेज या करंट तुम चाहो तो प्लॉट कर लो, मैं उसको चलो प्लॉट कर देता हूँ साथ में। वोल्टेज मान लो कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, इसमें सोर्स के पास वोल्टेज कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, ठीक है, और करंट कैसे वैरी करिए, माइनस कॉस से। तो करंट अगर यहाँ पे प्लॉट करना है तो करंट माइनस कॉस कुछ ऐसे वैरी करिए, कि करंट है, कि बैकग्राउंड में मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा ऐसे, कुछ ऐसा, ऐसी शेप होगी करंट की वोल्टेज की, लेकिन इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है पता है, साइन 2 ओमेगा टी है। तुम देख सकते हो वोल्टेज के लिए वोल्टेज की वैल्यू साइन ओमेगा टी से वैरी कर रही है, लेकिन पावर की वैल्यू साइन 2 ओमेगा टी से वैल्यू वैरी कर रही है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डबल हो गई है, फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब टाइम पीरियड हाफ हो गई है। और अगर पावर डिसिपेटेड हम प्लॉट करेंगे तो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू माइनस साइन 2 ओमेगा टी की तरह, तो उसका एक साइकिल ना यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, इसका एक साइकिल जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ और ये एक साइकिल का, ये पावर डिसिपेटेड का वैल्यूज है, ये पावर का प्लॉट बना रहा हूँ अक्रॉस इंडक्टर। और ये स्ट्रेंज है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर की वैल्यू है ना, तुम देख सकते हो कि आधे साइकिल में हमारा सोर्स इंडक्टर को एनर्जी सप्लाई करे इस पार्ट में, और आधे टाइम के लिए इंडक्टर से वापस सोर्स में एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इंडक्टर आधे साइकिल में एनर्जी सप्लाई कर रहा है और आधे टाइम में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ओवरऑल फुल साइकिल में या एवरेज वैल्यू अगर पावर की पूछी जाएगी तो तुम देख करके बता सकते हो, साइन फंक्शन है, इसकी एवरेज वैल्यू चाहे मैथमेटिकली कैलकुलेट करो या इस ग्राफ को भी देख करके बता सकते हो। एवरेज वैल्यू अगर इंडक्टर के पास कैलकुलेट करेंगे वो आती है 0, और ये बिल्कुल रीजनेबल है क्योंकि इंडक्टर एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है ही नहीं। हो सकता है किसी पार्ट में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इंडक्टर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वो वाला टाइम होगा जब इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में उतनी एनर्जी इंडक्टर वापस भी सोर्स को सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इंडक्टर अपनी एनर्जी लूज कर रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल एवरेज वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फुल साइकिल में हमेशा एवरेज पावर इंडक्टर के पास कितना गया है सोर्स, वो हमेशा 0 होगा, ठीक, क्योंकि ये एनर्जी डिसिपेट नहीं कर सकता है, तो इसकी वैल्यू, इसके अंदर जो एनर्जी सप्लाई की वैल्यू वो ऑसिलेट करती रहेगी, तो एवरेज पावर इंडक्टर के अक्रॉस 0 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से अब तुम गेस कर सकते हो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा। तो कैपेसिटर वाला पार्ट तुम खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है, उसको मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये मान लो कैपेसिटर एलिमेंट है, इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये एसी सोर्स है, वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वी नॉट साइन ओमेगा टी एसी सोर्स है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर एलिमेंट है, इस तरह से कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी आएगी,
वो आती है आई नॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल। फिर से हम पावर इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू आती है वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये वैल्यू आती है वी नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पावर अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू साइनसॉइडली वैरी कर रही है। रेजिस्टर हर साइकिल में पावर अब्सॉर्ब ही कर रहा था, ठीक है, चाहे करंट इधर से जाए इधर से जाए, पावर अब्सॉर्ब ही कर रहा था। लेकिन जो इंडक्टर है वो हाफ साइकिल में अब्सॉर्ब करता है, हाफ साइकिल में सप्लाई करता है। लाइकवाइज कैपेसिटर भी वही काम करता है कि हाफ टाइम में हो सकता है सोर्स से एनर्जी कैपेसिटर के पास आ रही हो तो वो चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, फिर हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एनर्जी वापस सोर्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे तो कैपेसिटर के लिए भी बिल्कुल जीरो आए। ठीक है, अब हम किसी भी जनरल सर्किट के लिए पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और किसी भी जनरल सर्किट के लिए पावर डिसिपेटेड की वैल्यू होगी, एक मिनट, आरएलसी सर्किट यहाँ पर ये सभी क्या दे देता हूँ। किसी भी जनरल आरएलसी सर्किट के लिए हम पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी। इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी सोर्स लगा हुआ है तो सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेट होती है, बाकी एलिमेंट्स के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड जीरो होती है, और रेजिस्टर के अक्रॉस एवरेज पावर डिलीवर्ड की वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यूज के टर्म्स में, वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो या आई स्क्वायर आर से लिखो, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज करंट आरएमएस वैल्यूज में ले लो। आरएलसी सर्किट है, इसमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पावर डिसिपेटेड की वैल्यू क्या होगी। तो एक तरीका है कि तुम फिर से वही काम करते हो, मतलब हम इस बार कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन में सोर्स से कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जा रही है ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज एनर्जी आरएलसी एलिमेंट कितनी डिसिपेट करेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें तो रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेट होगी, सही है। तुम डायरेक्टली अगर मैं ये अगला जो पॉइंट है ना वो नहीं भी बताऊं तो पावर के सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है यहीं पे तुम बोलोगे कि ये एसी सर्किट है तो क्या हुआ, इसमें इन दोनों के अक्रॉस थोड़ी ना पावर आएगा। एवरेज पावर जो डिसिपेट होगी वो सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस होगी, रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो वैल्यू कितनी होती है, चाहे तो वोल्टेज के टर्म्स में वी आर एम एस अपॉन वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर से निकालो, या आई आर एम एस स्क्वायर आर से निकालो, ठीक है, किसी से भी निकालो सेम आंसर आए। लेकिन इसमें आई आर एम एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो ओम्स लॉ अप्लाई करके लिखो यहाँ से, ठीक, आई पता कर लो। लेकिन अगर वी स्क्वायर बाई आर लिख रहे हो तो तुम्हें रेजिस्टर के अक्रॉस पहले वोल्टेज निकालना पड़ेगा, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई आर से भी तुम आरएलसी सर्किट के अक्रॉस पावर की वैल्यू कंप्लीटली बता, सारे क्वेश्चन अभी तक की थ्योरी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि कंप्लीट आरएलसी सर्किट के लिए एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं, ठीक, कंप्लीट आरएलसी सर्किट के लिए एक रिजल्ट, ठीक, और वही रिजल्ट हम हर बार यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज टाइम के साथ वैरी कर रहा है, एसी सोर्स के अक्रॉस करंट टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो किसी भी टी टाइम इंस्टेंट पे पावर डिसिपेटेड की वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम होगी, लेकिन कितनी होगी वो हम लिख सकते हैं वी नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, फिर आई नॉट टाइम्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ये फाइव के इक्वल, यहाँ पे ओमेगा टी, मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइव रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, चेक करो, ये इंस्टेंटेनियस पावर है तो हमें इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, पहला साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी का एक्सप्रेशन होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसको साइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस, ठीक है, साइन साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव, ये वैल्यू आ रही है।
ठीक है, ये पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आ रही है। तो इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो टर्म है ना, वो तो साइन स्क्वायर वाला टर्म है, और जो दूसरा वाला टर्म है उसमें साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी है। तो तुम्हें पता है कि साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी का जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होता है, ये हमेशा अगर एवरेजिंग कराते हैं तो एवरेज वैल्यू जो आएगी ना, तो पहले पार्ट से आएगी, दूसरे पार्ट से एवरेज वैल्यू 0 आएगी। इस पार्ट को हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 के इक्वल 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। एवरेज करंट कैलकुलेट कर, सॉरी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज पावर की वैल्यू होती है वी नॉट आई नॉट, ये वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू है अक्रॉस आरएलसी कॉम्बिनेशन। साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है हाफ के इक्वल कॉस फाई, ठीक है। तो ये 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, √2 दोनों साइड स्प्रेड कर देते हैं। ये वैल्यू होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और ये हमारा आंसर होता है। मतलब किसी भी आरएलसी एलिमेंट के अक्रॉस अगर तुम्हें पावर डिसिपेटेड की वैल्यू लिखनी है, तो वो टोटल वोल्टेज, टोटल करंट नहीं लिखना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज करे, टोटल करंट टाइम्स कॉस फाई, ठीक है। तो किसी भी आरएलसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड की वैल्यू कॉस फाई पर भी डिपेंड करेगी। कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट। उसका रीजन ऑब्वियस है, वो तुम्हें थोड़ा और समझ में आएगा। पावर फैक्टर, इसको मैं अभी फिर से थोड़ा इस पे 2-3 पॉइंट्स बताने हैं, वो एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। बस मैं एक्सप्रेशन लिख करके छोड़ दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में कुछ क्वेश्चंस और एलसी ऑसिलेशन ट्रांसफॉर्मर, बस यही पता है, तो इतना ही करना है। तो शाम में मोस्ट प्रोबेबली इसको कंप्लीट कर लेंगे, और शाम में जल्दी क्लास रखेंगे क्योंकि वेंसडे है तो तुम लोगों की क्लास होगी नहीं। इसको अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करके, क्योंकि आरएलसी सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड कॉस फाई, और ये वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं आर एम एस स्क्वायर जेड अपॉन मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई, ठीक है। सेम फॉर्मूला जो कि रेजिस्टर के लिए यूज होता था, वैसा ही इम्पीडेंस के लिए भी यूज होगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पावर डिसिपेटेड होगी आरएलसी सर्किट के अक्रॉस, जितना कम होगा उतनी कम पावर डिसिपेटेड होगी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं